बीइंग अ फिजिकल एजुकेशन टीचर आई वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोर्ट्स एंड फैक्ट्स। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इस बोर्ड के पेपर के इंस्ट्रक्शंस कि क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, किस तरीके से आपको पेपर को फॉलो अप करना है। और वैसे ही आज के पेपर में, आज के जो वीडियो में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। आज जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर के जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे वो सारे वो कितने ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और उससे आपको क्या क्या आइडिया मिल सकता है और किस तरीके से आप अपने अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर में किस तरीके से आप एक्सेल कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है और इससे आपको क्या हेल्प होगी कि उस क्वेश्चन के साथ ही साथ आप और भी बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करने की आइडिया भी आपको मिलेगा इसमें। तो चलिए चलते हैं विदाउट एनी डिले पहले क्वेश्चन की ओर। तो जैसे कि पिछले में बताया था, इन सब के ऊपर आप सबसे पहले ये जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ दिया हुआ है आंसर एनी 4 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चंस, मतलब 6 क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन से आपको कोई 4 ही क्वेश्चन का आंसर करना है यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं पूरे पूरे के पूरे 6 के 6 आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक्रोनिम मिंट्स MINTS is a set of simple rules that help to capitalize words correctly. What does letter S, मतलब S के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे, refer to one capitalization rule। तो मतलब ये जो हमारा है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चन है हमारा। तो ये जो पहला सेक्शन का जो पहला फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, मतलब इस पहले क्वेश्चन के अंदर जितने भी 6 के 6 क्वेश्चन आएंगे वो सारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हैं। तो इसमें पूछ रहा है MINTS जो ये एक्रोनिम है, इसमें एस क्या है, इस एस के बारे में पूछ रहा है। तो क्या ये स्टैंडर्ड है, क्या ये सेम एज इसको बोलते हैं, ये क्या ये स्ट्रक्चर है, या क्या स्टार्टिंग लेटर ऑफ द सेंटेंस। तो इन चारों में से कौन सा आंसर होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इन चारों में से जो इनका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी है, स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस। ये आपका जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। अब इसको हम पूरे MINTS को देख लेते हैं कि क्या है। तो MINTS में जो M था हमारा, ये बोलता है कोई भी मंथ, ठीक है, ये मंथ्स डेज, इसके ये इसका जो जो स्टार्टिंग है M से, तो ये मंथ्स डेज और हॉलीडेज को रिप्रेजेंट करता है। सेम वही अगर आई की बात करें, अगर हम आई की बात करें तो ये एक प्रोनाउन है जो मतलब यूज होता है। ये क्या है, एक प्रोनाउन है, द प्रोनाउन आई, ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो आपको जैसे आपको इसमें एस पूछा था, तो क्या पता आपको आई पूछे या पता एम पूछे या एन पूछे या टी पूछे, तो आपको सारे पता होने चाहिए। तो जो नेक्स्ट एन है, जो नेक्स्ट एन है वो क्या है, नेम्स ऑफ पीपल प्लेसेस एंड ब्रांड्स, ठीक है। नेम्स ऑफ पीपल्स, नेम्स ऑफ पीपल्स, नेम्स ऑफ पीपल, सॉरी पीपल, प्लेसेस और क्या है, ब्रांड्स। और जो टी है हमारा, वो टी क्या है, वो टाइटल, किसी भी बुक का टाइटल या फिर किसी भी मूवी का टाइटल जो भी है, अलग से अलग एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और फिर लास्ट में जो एस था हमारा, वो है हमारा स्टार्टिंग लेटर ऑफ ए सेंटेंस, कोई भी लेटर का जो स्टार्टिंग है वो उसका स्टार्टिंग लेटर ऑफ ए सेंटेंस। तो ये हमारा MINTS ये होता है ओवरऑल। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देन सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल बैरियर दैट द एंटरप्रेन्योर फेसेस। इनमें से कौन सा एक एनवायरमेंटल बैरियर नहीं है, यही आप पढ़ने में गलती करते हैं, नहीं है, नॉट पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल बैरियर दैट द एंटरप्रेन्योर फेसेस। लैक ऑफ रॉ मटेरियल, सेल्फ डाउट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, लैक ऑफ मशीनरी एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है, क्या हो, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए हमारा जो है सेल्फ डाउट। उसको खुद के ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए, सेल्फ डाउट। तो सेल्फ डाउट नहीं होगा तो वो उसका कोई एनवायरमेंटल बैरियर नहीं है। सॉरी। तो एनवायरमेंटल बैरियर क्या है, जो वो एनवायरमेंटल बैरियर के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। जो ये एनवायरमेंटल बैरियर्स हैं ये क्या है, सारे हमारे जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल का कमी होना या स्किल्ड लेबर का कमी होना या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होनी, ठीक है, ये सारे जो है हमारे एनवायरमेंटल बैरियर हैं। वहीं अगर सेल्फ डाउट की बात करें, अगर हम सेल्फ डाउट की बात करें
तो ये हमारा क्या है, एक कोई एनवायरमेंटल बैरियर नहीं है, क्योंकि सेल्फ डाउट क्या है, एक इंटरनल साइकोलॉजिकल बैरियर है। सेल्फ डाउट क्या है, एक इंटरनल साइकोलॉजिकल बैरियर है, इसलिए ये कोई एनवायरमेंटल बैरियर नहीं है। इसी वजह से तो ये जो सारे हमने बैरियर देखे, ये सारे हमारे क्या थे, सारे एक्सटर्नल, रॉ मटेरियल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, लैक ऑफ मशीनरी एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़। तो नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये आपके वही सारे क्वेश्चन हैं जो हिंदी में दे रखे हैं आपको, तो हम इंग्लिश में देखते हैं। अगर किसी को हिंदी में भी चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना, तो मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। वैसे मैं दोनों जो बोल रहा हूँ वो इंग्लिश में पढ़ के और हिंदी में भी आपको बता ही रहा हूँ। देन थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, गोल सेटिंग के ऊपर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा इसमें से, कि स्टेटमेंट 1 है सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, ये आपको ऐसे बताना है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, सेटिंग क्लियर एंड एक्यूरेट गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप वी नीड टू टेक टू मीट द टारगेट्स। क्या बोला यहाँ पे कि क्लियर और एक्यूरेट गोल, मतलब क्लियर मतलब साफ गोल, मतलब साफ जो आपने सेट किया है वो गोल एकदम साफ होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। बोल रहा है कि ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, क्योंकि इससे वी नीड टू टेक टू मीट द टारगेट्स, मतलब हमें इसलिए लेते हैं ताकि हम अपने जो भी हमने टारगेट फिक्स किया है उसको हम अचीव कर पाए। देन स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, वन मस्ट इवेल्युएट द रिसोर्सेज एंड टूल्स needed to achieve desired results and ensure whether they are available। मतलब आपको क्या करना है, उस जो आपने टारगेट सेट किया, जो आपने गोल सेट किया, वो आपको देखना है कि इवेल्युएट करके देखना है कि उसके लिए प्रॉपर रिसोर्सेज, प्रॉपर टूल्स हैं कि नहीं, जिससे आपको मतलब वो उनकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं, जिससे आपकी टारगेट आपको अचीव हो सके। तो क्या ये अभी हमको बताना है, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, या बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, या स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। तो आपको बताना है क्या है। तो इसका जो सही आंसर इसका होगा वो हमारा है, दोनों ही सही है। ये क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। कैसे, अब दोनों को एक्सप्लेन करते हैं, दोनों को समझते हैं। इसको क्या है कि स्टेटमेंट 1 में साफ साफ बोला गया क्लियर गोल्स क्या है, आर द फर्स्ट स्टेप इन अचीविंग टारगेट्स, जो स्टेटमेंट 1 में बोला गया है, तो और वो बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 2 ये बोलता है कि उनको इवेल्युएट करना, उन रिसोर्सेज को, उन टूल्स को इवेल्युएट करना जिससे फिजिबिलिटी इंश्योर हो सके, मतलब वो सही है कि नहीं ये इंश्योर कर पाए, ये हम अनुमान लगा पाए वो सही है कि नहीं। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, आपस में एक स्मार्ट गोल सेटिंग अप्रोच बनाने के लिए दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ये सही है, क्योंकि वो दोनों ही उन दोनों स्टेटमेंट की बात ये करता है जिसमें कि स्पेसिफिक, मेजरेबल या फिर अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड, ये सब सारी चीज़ें उन दोनों ही स्टेटमेंट्स में दिख रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, हमारे सही हैं। तो चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है ये। बहुत ही ध्यान से करिएगा मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि इसमें हम क्या एलिमिनेट मेथड से हम इनको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरानॉइड, ठीक है। सबसे पहले क्या हमारा पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो ये पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इनको मतलब देखेंगे कि किससे ये मैच कर रहा है। तो उसके बाद अगर हमें एक मिलता है तो हम श्योर हो जाएंगे कि हम उसके एलिमिनेट मेथड से हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम इसको, चलते हैं पैरानॉइड वाले को देखते हैं कि क्या है आंसर, इसका क्या आंसर हो सकता है पैरानॉइड वाले का। तो इसमें देखते हैं, तो पैरानॉइड वाले का बिलीव दैट दे कैन इन्फ्लुएंस अदर पीपल विद देयर थॉट्स, नहीं ये तो नहीं हो सकता पैरानॉइड वाले का। यस, पैरानॉइड मतलब जो पैरानॉइड पर्सनैलिटी टाइप के किसके होते हैं कि मान लो कि मैं पैरानॉइड टाइप का हूँ या आप पैरानॉइड टाइप के, तो आपके ऊपर कोई दूसरा इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, तो उनको बोलते हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये जो ए का सेकंड होगा वो हमारा होना चाहिए। तो देखते हैं ए का सेकंड किस किस में है। तो ए का सेकंड हमारा सी में है और डी में है, यानी कि ए और बी हमारा कट गया। फिर देखते हैं हम सी में क्या है। अब हम देखते हैं बी कि बी में क्या हो सकता है। तो जो अब इसमें देखते हैं बी क्या बोल रहा है कि सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी बोल रहा है यहाँ पे। तो बिलीव दैट दे कैन इन्फ्लुएंस अदर पीपल विद, ये तो नहीं हो सकता। प्रोन टू इंट्रोस्पेक्शन एंड फैंटेसी, हाँ ये जो सीजोइड पर्सनैलिटी टाइप के होते हैं वो क्या है, वो इंट्रोस्पेक्शन और फैंटेसी ज़्यादा वर्ल्ड से इनको ज़्यादा ऐसे सोचते हैं, वो उनके ऊपर ज़्यादा उस पर रहते हैं, ज़्यादा रिलाय उन पे करते हैं वो। तो बी का जो होना चाहिए हमारा थर्ड होना चाहिए।
तो हमने देखा था हमारे पास 2 बचे थे, तो बी का क्या है हमारे पास थर्ड, इसमें सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सीधे सीधे हमें एलिमिनेशन मेथड से हमें ये मिल गया। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ए का आंसर जो होना चाहिए हमारा सेकंड, बी का आंसर हमारा चाहिए थर्ड जो प्रोन टू इंट्रोस्पेक्शन, और सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो हमारे होते हैं कि बिलीव दैट दे कैन इन्फ्लुएंस, वो ये इनका ये बिलीव होता है कि वो दूसरे के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, वो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दूसरे लोगों को उनकी थॉट्स को चेंज कर सकते हैं। तो सीजोटाइपल जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं वो इससे। तो हमने यहाँ पे 3 टाइप के पर्सनालिटी के बारे में भी सीख लिया, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर और सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये भी चीज़ क्लियर हो जाता है, अगर मान लो एग्जाम में इनमें से किसी एक पर्सनालिटी के बारे में पूछता है और ऑप्शन देता है तो आप उसको आंसर कर पाएंगे। देन हमारा 5th क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो मिस शर्मा हैज ऑल हर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट मार्क्स एंड देयर टोटल्स इन अ स्प्रेडशीट, मतलब एक स्प्रेडशीट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, क्या क्या है, स्टूडेंट्स के नाम है, सब्जेक्ट के मार्क्स है और उनके सारे टोटल्स हैं। इफ़ शी वांट्स टू फाइंड आउट 3 स्टूडेंट्स विद द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास, अगर उनको देखना है कि कोई 3 स्टूडेंट हाईएस्ट मार्क्स किस किस के पास हैं, किस किस ने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं क्लास में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शी शुड कंसिडर, कौन सा ऑप्शन उन्हें कंसिडर करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे अभी हम देखेंगे चार ऑप्शन को देखेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट ऑल रोज एंड कॉलम्स, ये आपका आईसीटी से क्वेश्चन है। सेलेक्ट ऑल रोज एंड कॉलम्स, क्लिक डाटा, सेलेक्ट सॉर्ट, क्लिक ऑन सॉर्ट की, 1 बाई डिफॉल्ट ऑर्डर इज असेंडिंग। हाँ ये देखो आपको यहीं से क्लियर होगा, असेंडिंग में लाना पड़ेगा क्योंकि आपको अगर टॉप 3 ढूंढना है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो टॉप 3 अपने आप से ऊपर से या नीचे से आपको पता चल जाएंगे। विल चेंज इट टू डिसेंडिंग, क्लिक ऑन ओके। तो इतना करने के बाद क्या ये आ सकता है, तो ए ऑप्शन मुझे जहाँ तक है मुझे लग रहा है, क्लिक डाटा, सेलेक्ट सॉर्ट, सॉर्ट द डाटा इन द टोटल फील्ड, क्लिक ऑन ओके, नहीं इतने से तो नहीं हो पाएगा। क्लिक ऑटो फिलर आइकन, नहीं इससे भी नहीं होगा, ऑटो फिलर से नहीं होता है जब तक आप उसमें कमांड ना दे। फिर उसके बाद क्लिक ऑन टूल्स, सेलेक्ट प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट, नहीं ये प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट क्या होता है कि आपको इस स्प्रेडशीट का कोई और कॉपी ना बना ले, कोई उसका मिसयूज ना कर ले, इसके लिए होता है। तो सी और डी ऑप्शन तो नहीं है, और सिर्फ डाटा पे क्लिक करके सॉर्ट करके नहीं हो सकता, तो ए विल बी द इसका करेक्ट आंसर। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, बहुत ही इजी, ठीक है। क्योंकि सारा का सारा इंस्ट्रक्शन वहाँ पे लिख दिया, क्योंकि सॉर्टिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो आपको क्या ऊपर पे ही दिख जाएगा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, बड़े से छोटा, पहले असेंडिंग ऑर्डर में था, तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या मतलब बड़े से छोटा, तो आपको टॉप 3 चाहिए तो ऊपर ही दिख जाएगा, तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। देन सिक्स्थ क्वेश्चन जो हमारा, इंस्टेड ऑफ ओनली थिंकिंग अबाउट हाउ टू रिसाइकल एंड रीयूज वेस्ट, वी मस्ट वर्क टुवर्ड्स फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑन हाउ टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि वह सोचने के अलावा अच्छा है, हाउ टू रिसाइकल और रीयूज वेस्ट को सोचने से अच्छा है कि हम उस बारे में सोचें कि सोल्यूशन निकालें कि इसको ऐसा क्या तरीका हो ये कम हो जाए, वेस्ट कम हो जाए, ऐसा क्या तरीका है। तो इसमें हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सबसे अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो देखते हैं, यूज ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल, वेस्ट एक्सचेंज, अवॉइडिंग कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, प्लांटिंग मोर ट्रीज, मेकिंग एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो हमारा सबसे बढ़िया है, सब अच्छे करने से अच्छा है कि हम इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ करें, ठीक है, और जो वेस्ट एक्सचेंज हो, तो इससे ऑटोमेटिकली क्या है, कम हो जाएगा। तो बहुत ही इजी और साफ साफ दिखने वाला ऑप्शन है ये, क्योंकि रिसाइकलिंग अच्छा है, बट अगर हम वेस्ट का ही जो वेस्ट को ही हम यूज़ करना, जो वेस्ट मटेरियल उनका यूज़ करना छोड़ दें, तो क्या होगा, हम इको फ्रेंडली रहेंगे और रिसाइकल के बारे में हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट ही हमें बहुत कम होगा, ठीक है। तो रिसाइकल से पहले हमें क्या सोचना चाहिए, इको फ्रेंडली मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये थे हमारे सेक्शन ए के एम्प्लॉयबिलिटी के स्किल्स के क्वेश्चंस। तो हम अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे जो पीएटी के क्वेश्चंस रहेंगे सारे, यही जो मेजर रोल प्ले करता है इसमें, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के तो 4 मार्क्स वहाँ से और 6 मार्क्स नीचे आपके होंगे, तो टोटल 10 मार्क्स का होता है। उसके बाद चलते हैं, चलिए फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर के क्वेश्चन की ओर। तो डैश इज द प्रोसेस डिप्लॉयड टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट लर्निंग। तो इनको मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाली हुई हैं, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट दोबारा से मैं दे दूंगा, आप देख लेना जाके। तो डैश इज द प्रोसेस डिप्लॉयड टू अंडरस्टैंड
student learning. It is the systematic basis for making interferences about the learning and devising the next steps for enhancement of that learning. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर आपको पढ़ाया हुआ है असेसमेंट। यहाँ पे अगर आप असेसमेंट लगा दें तो आपको पता चला असेसमेंट इज द प्रोसेस डिप्लॉयड टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट लर्निंग। यही लाइन है, अगर जब आप असेसमेंट वाला चैप्टर खोल के देखेंगे तो साफ साफ दिखेगा आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग्स द गिवन टेस्ट मेजर्स एरोबिक कैपेसिटी। बिल्कुल बहुत ही आसान है। जहाँ पे ये देखो, ये 30 मीटर रन तो नहीं है, सिट एंड रीच टेस्ट नहीं है, सिटअप्स नहीं है, तो इसका आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है जो हमारा बीप टेस्ट है, क्योंकि इसमें हमारा एरोबिक कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी के बारे में इसमें पता चलता है। 600 मीटर रनिंग वॉक, बीप टेस्ट, इसी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूब्रिक इज नॉट द पार्ट ऑफ स्किल असेसमेंट विथ A3 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल। A3 पॉइंट और A5 वाले मैंने पढ़ाया है, ठीक है, आप देख लीजिएगा जाके। तो इसका आंसर क्या है कि कौन सा इनमें A3 पॉइंट पे नहीं होता है। नहीं, यहाँ पे नॉट हमेशा आप ध्यान से देखिए, अगर इसको नहीं देखेंगे आप गलत कर देंगे, ठीक है। तो A3 में जो नहीं होता है वो क्या होता है, वो हमारा वेरी गुड, क्योंकि जो A3 में होते हैं क्या क्या होते हैं, एक तो होता है प्रोफिशिएंट होता है, एक होता है डेवलपिंग होता है, और एक होता है नीड्स इंप्रूवमेंट। ये 3 स्केल पे होते हैं A3 में, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आइटम। इसमें से कौन सा एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आइटम नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो स्पेसिफिक आइटम नहीं है, क्या है, लेदर ग्लव्स, प्रोटेक्टिव गार्ड, हेलमेट्स, सॉल्वेंट बेस्ड एडहेसिव्स। तो सॉल्वेंट बेस्ड एडहेसिव्स क्या है, इसके कोई प्रोटेक्टिंग आइटम नहीं है, क्योंकि सॉल्वेशन ये वाला जो सॉल्वेशन बेस्ड एडहेसिव्स है, क्या है, ये क्या मटेरियल से सेफ्टी गियर नहीं है, ठीक है। इसका यूज में लाया जाता है किसी चीज़ की, और पर ये सेफ्टी गार्ड नहीं है। वर्टिकल जंप टेस्ट क्या होता है, वर्टिकल जंप टेस्ट एंड स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट आर यूज्ड फॉर, ये जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के लिए होते हैं, लोअर बॉडी वाले होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लेग से करते हैं इनको, तो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। और देन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द असेसमेंट। असेसमेंट कौन इन्फ्लुएंस करता है, एज, फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड जनरल हेल्थ। फिर बी हो गया क्रोनिक एब्सेंटिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया हमारा मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, नॉलेज एंड मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ टीचर। तो साफ साफ इसका दिखाई दे रहा है कि हमने पढ़ा भी है इसको, ठीक है। कौन से फैक्टर से जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो है हमारा एज, फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड जनरल हेल्थ, ठीक है। ये सारे डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारे परफॉर्मेंस आउटकम्स को। देन हमारा इसमें क्या करना है, कोई 5 का आंसर करना है, 6 के चले, ठीक है। हम तो सारा सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं हम इसको। तो ये मोस्टली क्या है, हमारे फर्स्ट एड से है। डैश इंडिकेट द प्लान ऑफ टेस्टिंग व्हेन एंड विच स्टूडेंट विल कम टू द ग्राउंड, विच टेस्ट विल बी कंडक्टेड, डाटा विल बी कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड, ठीक है। तो ये कब होता है, इसका एक आपने मैंने पढ़ाया होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, इसका होता है टाइमलाइन, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आप ये देखना टेक्निक्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब देखना आप असेसमेंट वाले चैप्टर में जाके, उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, टाइमलाइन इसका आंसर होता है। तो वी टेस्ट इज एडमिनिस्ट्रेड टू मेजर, वी टेस्ट जो होता है वो किसके लिए मेजर करने के लिए, वी, तो वी टेस्ट जो होता है हमारा, वो होता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। किसके लिए होता है, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो ये सारे असेसमेंट वाले में बताया गया है। फिर ये हमारा हिंदी वाला पार्ट है, इसको तो हम नहीं देखेंगे क्योंकि हम उसको इंग्लिश में देख ही रहे हैं। फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टिप इज नॉट रिलेवेंट ड्यूरिंग द पीटीएम। पीटीएम के टाइम पे यहाँ पे कौन सा ऐसा टिप है जो रिलेवेंट नहीं है, बोला गया है यहाँ पे। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। बी प्रेजेंटेबल, रीच द स्कूल वेल इन एडवांस, डिस्प्ले क्लीन एंड यूजेबल प्रॉप्स, सेंड द इवेंट कंप्लीशन रिपोर्ट एंड टेस्टिमोनियल्स टू द कोऑर्डिनेटर ऑन द सेम डे, बी अवेलेबल आउटसाइड द क्लासरूम। नहीं, ये नहीं है, सी नहीं है। उस सेम डे पे थोड़ी भेजेंगे, हम पहले से एडवांस तैयार करके रखेंगे उसके लिए। तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस एंड एस्थमा, कि क्या है इसके साइंस एंड सिम्टम्स, नॉइजी ब्रीदिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द टंग, persistent cough, dizziness, difficulty in talking, both A and B, severe thirst and muscle weakness। तो इसका आंसर both A and B है, क्योंकि ये हो सकता है, और persistent cough, dizziness हो सकता है अस्थमा के, ठीक है। देन डॉक्टर ABC, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं हम डॉक्टर ABC, जो मैंने बोला है डॉक्टर ABC जो इसको पढ़ते हैं, क्योंकि DR आगे लगा हुआ है हमारा और फर्स्ट एड का है, तो मैं इसको डॉक्टर ABC पढ़ता हूँ। तो डॉक्टर ABC यानी DR ABC में, तो B क्या है, B क्या है, तो B ब्रूसेस नहीं है, ब्रीदिंग देखते हैं, ब्लीडिंग नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, बी, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज द करेक्ट आंसर। देन
इसको हमें अरेंज करना, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट एड फॉर कट्स एंड ब्रूसेस। कट्स एंड ब्रूसेस को हमें इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ता हूँ आपके, आप कमेंट करके बताइएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आराम से पढ़ के, बहुत ही इसके इस इजी स्टेप्स जब मैंने वीडियो में बताए थे सारे, उसके स्टेप्स भी बता रखा है और आपके बुक में भी अवेलेबल है। आप सीधा सीधा वीडियो में जाके देख सकते हैं और इसको इजीली एक्सप्लेन किया। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, ये आपका होमवर्क हुआ। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, और नहीं समझ में आता मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट में ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो अब चलते हैं हम हमारा फोर्थ वाले में। ठीक है, जो कि है हमारा, इसमें भी 6 में से कोई 5 का आंसर करना है हमें। फॉर अडल्ट एंड टीनेज विक्टिम्स द नंबर एंड डेप्थ ऑफ रिकमेंडेड कंप्रेशन, नंबर एंड डेप्थ ऑफ रिकमेंडेड कंप्रेशन कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर इसका आंसर यस सी होना चाहिए, 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट। ठीक है, रिकमेंडेड कंप्रेशन क्या होता है? डेप्थ इज 2 इंचेस। क्योंकि यहाँ पे 2 इंचेस क्यों बोला गया? क्योंकि अडल्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अडल्ट या फिर टीनेज। कोई बच्चा होगा तो उसका 1.5 इंच का होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। 1.5 इंच तक ही हम उसको क्या करते हैं, कंप्रेशन दे सकते हैं, रिकमेंडेड कंप्रेशन जो होते हैं बच्चों में। देन सेकंड, डैश इज एन इंजरी टू लिगामेंट कॉज्ड बाय ट्रीटिंग फाइबर्स ऑफ द लिगामेंट। तो क्या है, मैंने बताया था आपको पहले भी जब पढ़ा रहा था कि अगर स्ट्रेन या स्प्रेन इनकी बात करें तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रेन में टी लगा है इसलिए टेंडन, सीधा सीधा ये ट्रिक है यहाँ पे। और स्प्रेन में कोई टी नहीं लगा है तो यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा ये लिगामेंट से है। तो लिगामेंट की बात करें तो लिगामेंट इज एन इंजरी, सॉरी स्प्रेन इज एन इंजरी टू लिगामेंट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन, साफ साफ दिख रहा है इसमें। देन हमारा अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू डेवलप कस्टमाइज्ड इमरजेंसी एक्शन प्लान एट स्कूल? इनमें से कौन सा है जो कि कस्टमाइज्ड, क्या बोल रहा है, कस्टमाइज्ड इमरजेंसी एक्शन प्लान नहीं है स्कूल लेवल पे। क्रिटिकल ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट नहीं है यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, नहीं है। यस, ये यहाँ पे यही चीज़ देखने की जरूरत है, नहीं है वो जो बोल रहा है। तो क्रिटिकल ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट, सिस्टमेटिक अप्रोच टू एड्रेस मेडिकल एंड एनवायरमेंटल इमरजेंसीज, लाइफ सेविंग सिक्योरिटी इमरजेंसीज, रिपीटेड असेसमेंट एंड मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल। तो इनमें से क्या है जो नहीं है यहाँ पे बोला गया है? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो थोड़ा सा इसको सोचिए कि क्या ये हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सोचिए इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो कि इसके नॉट, ये पार्ट के नहीं हैं। तो इसको देखते हैं हम। यस, क्रिटिकल ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट, सिस्टमेटिक अप्रोच, तो सिस्टमेटिक अप्रोच टू एड्रेस मेडिकल एंड एनवायरमेंटल इमरजेंसीज। इसके आंसर मुझे 2 या 3 लग रहे हैं। तो लाइफ सेविंग सिक्योरिटी इमरजेंसीज, लाइफ सेविंग सिक्योरिटी इमरजेंसीज, रिपीटेड असेसमेंट एंड मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल। तो मुझे लग रहा है ये नहीं हो सकता शायद इसमें। इज नॉट रिक्वायर्ड टू डेवलप कस्टमाइज्ड इमरजेंसी एक्शन प्लान एट स्कूल लेवल। तो रिपीटेड असेसमेंट और लोगों का मोबिलाइजेशन इसमें नहीं हो सकता। में ये हो सकता है क्रिटिकल ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट। यस, इसके आंसर मल्टीपल लग रहे हैं तो इसके आंसर को अभी हम छोड़ते हैं। इसके आंसर मल्टीपल लग रहे हैं, इसके आंसर को छोड़ते हैं हम। तो मे बी इसमें एक से दो आंसर इसमें हो सकते हैं। अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट कीजिए, तो इसका आंसर हम बाद में और नहीं तो अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो थर्ड को अभी छोड़ दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए किस लेवल से ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ पे, तो आप इसमें फंस सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है बोनस भी देके जाते हैं, आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा इनको। देन डैश इन द वेन्स प्रोड्यूस डार्क ब्लड दैट सीप्स आउट स्लोली एंड स्टडीली। कौन सा है जो डार्क ब्लड आता है? जो इसमें बिल्कुल साफ साफ आंसर है हमारे डीपर कट्स में, इसमें बुक में लिखा हुआ है और मैंने आपको एक्सप्लेन किया कराया हुआ है। डीपर कट्स में वेन्स में से प्रोड्यूस डार्क ब्लड आता है और स्लोली आता है वो जब डीपर कट लगता है। देन व्हाट आर द रिकमेंडेड इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज कोल्ड पैक? मतलब आइस जब लगाते हैं हम फर्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है, जब हमें बेसिक स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं तो जो हम आइस लगाते हैं वो क्या है, 15 to 20 मिनट्स 3 टाइम टू 4 टाइम्स अ डे, 15 to 20 मिनट्स 4 to 8 टाइम्स अ डे। यस, तो इसका जो आंसर है 15 to 20 मिनट्स 4 to 8 टाइम्स अ डे, ये इसका करेक्ट आंसर है। 12-15 मिनट कहीं नहीं है, 10-15 मिनट कहीं नहीं है। फॉर द सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड टू ए बिगिनर? बिगिनर को क्या इनमें रिकमेंडेड नहीं किया जाता? यहाँ फिर से नॉट पूछा है। इन्फॉर्म द स्टाफ ऑन ड्यूटी फॉर एंट्री एंड एग्जिट,
नेवर एंटर द स्विमिंग पूल विदाउट प्रॉपर सुपरविजन, डू नॉट डाइव इन शैलो वाटर, डू नॉट गो टू द स्विमिंग पूल विथ ओपन वुंड्स। क्या है इसको जो नहीं, फॉर द सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड टू ए बिगिनर। तो क्या बिगिनर को, हाँ ये बिगिनर को क्या नहीं रिकमेंड किया जाता है, यस तो शैलो वाटर में रिकमेंड डाइव करना अलाउ नहीं किया जाता है, यस यही है, ठीक है। तो जो बिगिनर को है वो शैलो वाटर में नहीं करना है, शैलो वाटर में मतलब डाइव नहीं मानना है, ओके यस इसका आंसर यही है। तो देखिए किस तरीके से एक दो 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 क्वेश्चंस होते हैं जो इसमें हम फंस रहे हैं, मतलब किस तरीके से फंस रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ओके तो चलते हैं, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है जिसमें छः है, फिर से हमें 5 का आंसर करना है। तो वॉलीबॉल में जो आइडियल प्रेशर कितना होना चाहिए वो हमें बताना है पहले, कि एक वॉलीबॉल में, तो मैंने आपको 3 बॉल्स का बताया था कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में जो आइडियल प्रेशर जो हो रहा हमारा होना चाहिए तो वो हमारा है 6.5 5.8, तो ये हमारा होना चाहिए डी ऑप्शन, यस 6.5 to 8.5, ठीक है PS। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ स्पेशल मेंटेनेंस ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एटलीस्ट वंस अ ईयर। कि इनमें से कौन सा है जो कि नॉट एनुअल स्पोर्ट्स फैसिलिटी के मेंटेनेंस में नहीं आता है एटलीस्ट वंस अ ईयर। तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन डी, स्पेशल ब्रशिंग विथ प्रोफेशनल मशीनरी, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें रूटीन चेक्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है, वो तो साल में ऐसा एक बार, ये नहीं होना चाहिए। देन व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइपिंग द डिस्प्ले केसेस सच एज कंटेनिंग स्कूल अवार्ड्स। तो इसका क्या, हाँ ये एक बहुत वैसा क्वेश्चन है कि आपको सोचना पड़ेगा इसमें। तो इसमें क्या है, हर हफ्ते मतलब व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइपिंग डिस्प्ले केसेस, जो डिस्प्ले केसेस है सच एज कंटेनिंग स्कूल अवार्ड्स। तो डिस्प्ले केसेस की यहाँ की बात करें तो ये हमेशा वंस अ वीक होना चाहिए, वंस अ वीक होना चाहिए। और क्योंकि जो अवार्ड्स है अंदर जो रखे थे वो तो सेफ है, वो हम महीने में 2 महीने में एक बार देख सकते हैं, लेकिन जो बाहर का डिस्प्ले केसेस है वो बार बार गंदा हो सकता है, तो इसको वंस अ वीक करना है। तो डैश आर ऑफन परफॉर्म्ड क्वार्टरली और सेमी एनुअली फॉर इन डेप्थ, ठीक है। क्वार्टरली और सेमी एनुअली, यहाँ लो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्वार्टरली और सेमी एनुअली की बात कर रहा है ऑफ द इक्विपमेंट एंड सरफेसिंग लुकिंग फॉर वेयर एंड टेयर। तो क्या है यहाँ पे, ये लो फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन की यहाँ पे बात कर रहा है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है हमारा वीकली होता है, ठीक है, या डे वाइज भी होता है हाई फ्रीक्वेंसी में। तो इसका क्या है, लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी दो तरह की इंस्पेक्शन थे ना, पढ़ाया था। और हाई फ्रीक्वेंसी, तो इसमें क्या होता है सेमी एनुअली और क्वार्टरली होता है, पर इसमें क्या है डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे इसमें होता है, ठीक है। तो ये आपको देखना है लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, और इसमें एक्सपर्ट्स जो होते हैं कौन होते हैं, इसमें एक्सपर्ट्स कौन होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है। तो मे बी मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन नहीं, 2 और बाकी हैं, इस 2 और बाकी इनको देख लेते हैं। ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड आफ्टर यूजिंग द बॉल्स। बॉल को यूज करने के बाद क्या करना है, इन्फ्लेट बॉल्स टू करेक्ट प्रेशर, ये करना है क्या, मॉइस्टन द नीडल, ये करना है क्या, ठीक है, इन्फ्लेट बॉल्स विथ टू मच एयर, ये करना है क्या। तो साफ साफ दिखा है कि हमें खेलने के बाद उसको हमें डिफ्लेट करके रख देना है, डिफ्लेट लिटिल एयर टू अवॉइड डीफॉर्म, ताकि वो डीफॉर्म ना हो जाए, इसलिए उसको थोड़ा सा एयर को क्या करना है हमें बाहर निकाल के रख देना है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है डी, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन हम उस पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेफ्टी मेजर इन द स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल में कौन सा एक सेफ्टी मेजर नहीं है, तो एक सेफ्टी मेजर ये नहीं है जो स्विमिंग पूल में जो नहीं करना चाहिए वो हमारा है कि हमें कभी भी ड्राउनिंग मतलब हम डूबने की एक्टिंग कभी नहीं करनी चाहिए, कि मतलब हमें डूबने की एक्टिंग कभी नहीं करनी चाहिए स्विमिंग पूल में, ताकि कभी आप रियल बच रहे हो तो रियल डूब रहे हो तो किसी के दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए कि ये तो इमिटेट कर रहा है और आप डूब जाए, तो ये कभी नहीं करना है। तो ये थे हमारे और सारे क्वेश्चन जो सेक्शन बी के जो हमारे ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, अगर आप बोलते हैं तो इनके भी मैं एक सॉल्यूशन और एक इनका एक वीडियो लेके आ सकता हूँ। तो लेकिन जितने भी हमारे एमसीक्यूज थे इसमें से एक एमसीक्यू मैंने आपको होमवर्क दिया है, वो आपको करके लाना है, और जितने भी सारे हमारे एमसीक्यूज थे इनको हमारे ये सॉल्व हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो लेवल होता है बोर्ड का वो आता है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके का ये लेवल है, ठीक है। इससे आपको आइडिया मिलेंगे किस तरीके की आपको प्रिपरेशन करनी है, और जो इतने भी टीचर्स हैं वो आप लोग भी इससे आइडिया ले सकते हैं किस तरीके से आपको ये करना है। तो ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा,
और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और मैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ जिससे आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन हो सकती है। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।